राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 तक ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये संविधान का वो वादा है जो हर भारतीय को दिया गया है। और एग्जाम में इस हिस्से से सवाल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन वादों में से सबसे बड़े वादे कौन से हैं? कौन से अनुच्छेद हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए? कुछ अनुच्छेद तो जैसे संविधान की पहचान है, जैसे अनुच्छेद 14। कानून के सामने सब बराबर हैं। एकदम, मतलब चाहे कोई कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक है। फिर है अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करता है। ये तो बहुत पूछा जाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार का प्रतीक है। और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के लिए अनुच्छेद 16 भी जरूरी है, जो अफसर की समानता की बात करता है। लेकिन एक अनुच्छेद है जिसकी बहुत चर्चा होती है, अनुच्छेद 21। जीने का अधिकार। हाँ, सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर मैंने सुना है कि ये बहुत गहरा है। आपने बिल्कुल सही सुना। अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शायद संविधान का सबसे ज्यादा विकसित होने वाला अनुच्छेद है। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें बहुत कुछ शामिल किया है, जैसे साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। और शायद अच्छी नींद का अधिकार भी। हाँ, वो भी। तो ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और इसी से जुड़कर आता है अनुच्छेद 21A। बिल्कुल, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। ये दिखाता है कि संविधान कैसे समय के साथ खुद को अपडेट करता है। सही बात है। और यहाँ एक सवाल उठता है, मान लीजिए आपके इन अधिकारों का कोई हनन करता है, तो आप क्या करेंगे? हम्म। यहीं पर आता है वो अनुच्छेद जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। एकदम। मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकार खतरे में हैं, तो अनुच्छेद 32 हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाजा खोल देता है। बिल्कुल। इसके बिना तो सारे अधिकार सिर्फ कागज पर ही रह जाते। यही वो चीज है जो इन अधिकारों को असली ताकत देती है। और इसके बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। हाँ, अब ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। तो फिर इनका मतलब क्या है? अगर हम इन्हें लागू ही नहीं करवा सकते तो ये संविधान में क्यों है? ये बस सुझाव है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आप इन्हें सुझाव नहीं बल्कि देश के लिए एक नैतिक कंपास या कह सकते हैं एक रोड मैप समझिए। रोड मैप। हाँ, ये बताते हैं कि सरकार को देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। अच्छा। दशकों तक ये सिर्फ एक सिद्धांत था, लेकिन बाद में 73वें संशोधन के जरिए इसे हकीकत बनाया गया। और इसी तरह अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात है, जो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, इसलिए परीक्षा के नजरिए से ये एक हॉट टॉपिक बन जाता है। समझ गए। तो ये भविष्य के कानूनों के लिए एक तरह के ब्लूप्रिंट हैं। और यहीं पर अनुच्छेद 51A भी आता है, जिसमें हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हाँ, जो हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ठीक है, तो हमने नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को समझ लिया। अब बात करते हैं उस मशीनरी की जो देश को चलाती है, मतलब सरकार। सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति। अब कई लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ औपचारिक है। क्या ऐसा है? ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन संविधान उन्हें कुछ बहुत गंभीर शक्तियां देता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन असली खेल उनकी शक्तियों में है। कौन सी शक्तियां? 2 शक्तियों पर खास ध्यान देना चाहिए। पहली, अनुच्छेद 72 के तहत उनकी क्षमादान की शक्ति। वो किसी की सजा को माफ, कम या बदल सकते हैं। यहाँ तक कि मौत की सजा को भी? हाँ, ये एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति है। और दूसरी है अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट। उनकी शक्ति पर एक नियंत्रण। सही, ये संविधान का अल्टीमेट सेफ्टी वाल्व है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद उन्हें इस प्रक्रिया से हटा सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है और आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं, ये अपार शक्ति और अंतिम जवाबदेही का एक संतुलन है। राष्ट्रपति के बाद आती है संसद। हाँ। इसके 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनके अनुच्छेद याद रखना अक्सर मुश्किल होता है। 79, 80, 81। हाँ, मुझे इसके लिए एक मजेदार ट्रिक मिली थी। शब्द है सरला। सरला? हाँ, स से संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81। अरे वाह,
ये वाकई एक अच्छी ट्रिक है ना? बिल्कुल। अब शासन में दो और अधिकारी हैं जिनके बारे में अक्सर सवाल आते हैं। एक है अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। और दूसरे हैं अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी तो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, लेकिन सीएजी का रोल मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। दिलचस्प है भी। सीएजी को देश के बटुए का रखवाला कहा जा सकता है। सही है। उनका काम सरकार के सारे खर्चों की जांच करना है। वो देखते हैं कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। और उनकी रिपोर्ट फिर संसद में रखी जाती है। हाँ, और ये सरकार की जवाबदेही तय करने में एक बहुत बड़ा हथियार है। संसद के कामकाज से जुड़ी भी कुछ खास बातें हैं। मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पास किया, पर राज्यसभा ने उसे रोक दिया। अब क्या होगा? जरूरी नहीं कि बिल खत्म हो जाए। यहीं पर राष्ट्रपति अपनी एक और शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाना। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाकर वोटिंग करवाई जाती है। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि बुलाते राष्ट्रपति हैं, पर इस मीटिंग की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। और दो और बहुत जरूरी अनुच्छेद हैं, 110 और 123। अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी मनी बिल से जुड़ा है, जिस पर लोकसभा को ज्यादा शक्तियां मिली हैं। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। अच्छा, मतलब जब संसद का सेशन ना चल रहा हो। हाँ, सोचिए देश में कोई इमरजेंसी आ गई और तुरंत एक कानून की जरूरत है, लेकिन संसद की छुट्टी चल रही है। ऐसे में राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि कानून बनता कैसे है, लेकिन अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ हो तो हमारे अधिकारों का रखवाला कौन है? यहाँ पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है और अनुच्छेद 214 राज्यों में हाई कोर्ट की। और यहीं से हमारी बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, ये एक जीवित दस्तावेज है जिसमें समय के साथ बदलाव होते हैं। आप संशोधनों की बात कर रही हैं। मैंने पढ़ा है कि अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन हमें सब याद नहीं रखने। हमें बस कुछ ऐतिहासिक संशोधनों को समझना है जो एक तरह से मील के पत्थर हैं। इन्हें आप संविधान के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह समझ सकती हैं। बिल्कुल। कुछ छोटे मोटे बग फिक्स होते हैं और कुछ पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल देते हैं। तो सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कौन सा था? वो था 42वां संशोधन 1976 में, इमरजेंसी के दौरान। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। हाँ, और हमेशा अच्छे कारणों से नहीं। इसने संविधान में इतने बड़े बदलाव किए कि संविधान का चेहरा ही बदल गया। इसी से प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये संविधान की आत्मा को बदलने की एक कोशिश थी। इसीलिए ये आज भी इतना विवादास्पद है। और फिर इन बदलावों को ठीक करने के लिए 44वां संशोधन आया। हाँ, 1978 में। इसका सबसे बड़ा काम था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाना और उसे अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। सही। ये जमीनी सुधारों को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। कुछ और संशोधन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, जैसे 61वां संशोधन, जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। हाँ, ये 1989 में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने देश के करोड़ों युवाओं को एक ही झटके में लोकतंत्र में हिस्सेदार बना दिया। इसने भारतीय चुनावों का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम। और फिर आते हैं 73वां और 74वां संशोधन, जिन्होंने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। ये लोकतंत्र को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव-गांव तक ले गए। बिल्कुल। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे क्रांतिकारी कदम थे। अब बात करते हैं कुछ नए और ट्रेंडिंग संशोधनों की, जो करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है। हाँ, जैसे 101वां संशोधन, जिससे 2016 में जीएसटी आया। इसने देश के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। फिर आया 103वां संशोधन, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, और 104वां संशोधन, जिसने SC/ST आरक्षण को तो बढ़ाया लेकिन एंग्लो इंडियन सीटों को खत्म कर दिया। और सबसे हालिया है 106वां संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ, महिला आरक्षण बिल। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। संशोधनों के अलावा संविधान में 12 अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स भी हैं। इनसे भी बहुत सवाल आते हैं। हाँ, खासकर 7वीं, 8वीं और 10वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। 8वीं में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं।
और 10वीं अनुसूची, जिसे 52वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी है। आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए। बिल्कुल। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से प्रेरणा ली थी। ये भी एक पसंदीदा सवाल है। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितने खुले विचारों से बनाया गया था। जैसे मौलिक अधिकारों का विचार हमने अमेरिका से लिया। और सरकार का संसदीय मॉडल, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाला सिस्टम, वो हमने ब्रिटेन से लिया। सही। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व का आइडिया आयरलैंड से आया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखी। और 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियों का आइडिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, और रेलवे। और कुछ काम सिर्फ माताजी करती हैं, मतलब राज्य सूची, जैसे घर की साफ सफाई या स्थानीय पुलिस। और कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों मिलकर कर सकते हैं, वो है समवर्ती सूची। जैसे बच्चों की शिक्षा या शादी ब्याह। लेकिन अगर दोनों में किसी बात पर मतभेद हो तो पिताजी की बात मानी जाएगी, यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट है, शिक्षा पहले राज्य सूची में थी। अच्छा। हाँ, लेकिन 42वें संशोधन ने इसे समवर्ती सूची में डाल दिया, ताकि शिक्षा पर केंद्र भी राष्ट्रीय स्तर की नीतियां बना सकें। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। हमने अनुच्छेद 32 की बात की थी, जो हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। पर जब हम वहां जाते हैं तो कोर्ट हमारी मदद कैसे करता है? यहीं पर 5 रिट्स की भूमिका आती है। बिल्कुल। इन रिट्स को आप सुप्रीम कोर्ट के 5 ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं, जिन्हें वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। तो पहला ब्रह्मास्त्र क्या है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। मतलब? सोचिए, पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले और उसके परिवार को बताए ही नहीं कि वो कहाँ है। ऐसे में कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश देता है, उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो, ताकि यह तय हो सके कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। एकदम। यह अवैध हिरासत के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। अगला कौन सा है? अगला है परमादेश, मैंडमस। हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। और बाकी 3? बाकी हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जो बड़ी अदालतें छोटी अदालतों के लिए जारी करती हैं। और आखिरी है अधिकार पृच्छा, को वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ गया है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, सही, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ। तो आज हमने भारतीय संविधान के उन सभी जरूरी हिस्सों को समझा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आते हैं। मौलिक अधिकारों से लेकर सरकार की मशीनरी, जरूरी संशोधन और रिट्स तक। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए तथ्य नहीं है। ये वो ढांचा है जो 140 करोड़ लोगों के इस विशाल और विविध देश को एक साथ बांध कर रखता है और चलाता है। ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। बिल्कुल। आज